नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन क्लास 11th का दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं। इसमें आज अपन को पढ़ना है हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। क्या पढ़ना है अपन को? हाइड्रोजन परमाणु का जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में आज अपन को पढ़ना है। इसमें साथ ही अपन को इसकी कुछ श्रेणियां होंगी जो हाइड्रोजन परमाणु की जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, ठीक है ना। वो श्रेणियां बनाई गई हैं, ठीक है ना। तो इन श्रेणियों को भी अपन पढ़ेंगे और साथ में जो एक किस क्षेत्र में उपस्थित होती हैं, जो स्पेक्ट्रमी क्षेत्र होता है स्पेक्ट्रम के, तो वो किस क्षेत्र में उपस्थित होती हैं वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम है ये क्या होता है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस है ना, विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या, जब विद्युत विसर्जन अपन करते हैं तब H2 अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं। यानी कि जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाता है, ये विखंडित हो जाता है, टूट जाता है और इससे क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु बन जाते हैं। और वो क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले होते हैं, जो विधिवत आवृत्तियों वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। और दोनों जो ये क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं, ठीक है ना, एक निश्चित आवृत्ति वाली जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं उनको क्या है, उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की कई श्रेणियां होती हैं जिन्हें उनके आविष्कारों के नाम से जाना जाता है। बामर ने सन 1885 में प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर बताया कि यदि स्पेक्ट्रमी रेखाओं को तरंग संख्या न्यू बार के रूप में व्यक्त किया जाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र की रेखाओं को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। न्यू बार बराबर 109, यानी कि 109 677, ठीक है ना। ये वैल्यू होती है इसकी न्यू बार की, है ना। कोष्टक 1/2² माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स, जहाँ n क्या है, एक पूर्णांक होता है और जिसका मान 3 या 3 से अधिक, है ना, संख्या होता है, अर्थात n बराबर 3, 4, 5 यानी 3 से ऊपर का मान होगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है जिससे क्या, हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है ना, दृश्य क्षेत्र की रेखाओं को इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस सूत्र द्वारा वर्णित रेखाओं को बामम श्रेणी कहते हैं, है ना। साइंटिस्ट के आधार पर इस श्रेणी को क्या बोलते हैं अपन, बाल्मर श्रेणी या फिर बामर श्रेणी कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल इसी श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। स्वीडन के स्पेक्ट्रमी वैज्ञानिक जोहान्स रडबर्ग ने बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की रेखाएं निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाई जा सकती हैं। ठीक है ना। इस सूत्र के द्वारा जितने भी इसकी श्रेणियां हैं, है ना, सभी श्रेणियों को दर्शाया जा सकता है। और जहाँ पे जो n का मान है 1 से 1, 2, है ना, आगे अनंत तक ये हो सकता है। वहीं पे जो n2 है इसका मान n1, है ना, प्लस में 1 और n1 प्लस में 2, इस तरीके से इसका मान होता है। वही जो नंबर दिया गया है 109 677 सेंटीमीटर के नाम को हाइड्रोजन का रडबर्ग स्थिरांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन का रडबर्ग स्थिरांक बोलते हैं। यहाँ पे कुछ श्रेणियां दी गई हैं और 5 वाली रेखाओं की श्रेणियां, है ना, जो 5 है ना, वाली रेखाओं की जो 5 श्रेणियां क्रमशः लाइमैन, है ना, बामर, पासन, ब्रैकेट और फंड, ये श्रेणियां हैं। यहाँ पे सारणी में श्रेणियां दिखाई गई हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये श्रेणियां दिखाई गई हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन, बामर और पासन श्रेणियों के संक्रमण भी दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें लाइमन श्रेणी, ठीक है, जिसमें n1 का मान 1 होता है। यहाँ पे कुछ नीचे जे वाले भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे ये दी गई है, ठीक है ना। तो इससे अपन इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये लाइमन श्रेणी होती है और ये आपके पराबैंगनी स्पेक्ट्रम क्षेत्र में होती है ये।
ठीक है ना, कहाँ होती है, पराबैंगनी स्पेक्ट्रम क्षेत्र में ये होती हैं। इसके बाद ये वामन श्रेणी है जो कि दृश्य क्षेत्र में होती है, और इसके बाद ये पासन श्रेणी है। तो n का मान यहाँ पे क्रम से है 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। तो ध्यान रखना है, पहली आपकी लाइमन श्रेणी है, दूसरी बामर है, तीसरी पासन है, चौथी ब्रैकेट और पांचवी क्या है, फंड श्रेणी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो n2 के जो मान आएंगे, ठीक है ना, n2 के मान है यहाँ पे 1 है, तो एक इस 1 के ऊपर वाले अंक आएंगे। इतना ध्यान रखना, जब n2 का मान अपन निकालेंगे तो इसके आगे के अंक होंगे। कहने का मतलब, यदि n1 का मान 1 है तो n2 का मान हमेशा, है ना, इसके ऊपर वाला अंक यानी कि 2 और 3 होगा, और इसके आगे भी हो सकता है। ठीक है। इसी प्रकार मान के चलिए, यदि n1 का मान 2 है, ठीक है, तो इसके आगे का नंबर आएगा n1 का मान के चलिए यदि 2 है, ठीक है, तो इसके आगे का नंबर आएगा हमेशा, है ना, n2 का मान कितना आएगा, 3 और 4, और इसके ऊपर भी आ सकता है। ठीक है। इसी प्रकार पासन श्रेणी है ना, इसका n1 का मान 3 है ना, तो इसके आगे n2 का जो मान होगा वो 4 के ऊपर, 4 और 4 के ऊपर होगा। इसी प्रकार ब्रैकेट श्रेणी है, यदि इसमें n1 का मान 4 है ना, तो जो n2 का मान होगा वो 5 और 5 के ऊपर होगा। इसी प्रकार यहाँ पे n1 का मान 5 है ना, तो इसका मान क्या है, 6 और 6 के ऊपर होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जितना n1 का मान है तो हमेशा n2 का जो मान है ना, उसके ऊपर वाला मान होता है। जो आपकी लाइमन श्रेणी है ये पराबैंगनी स्पेक्ट्रम क्षेत्र में होती हैं, या जिनको अपन अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, यूवी रे बोलते हैं, उस क्षेत्र में ये होती है। इसके बाद है बामर श्रेणी, ये आपके दृश्य क्षेत्र में होती है, या जिसको अपन विजुअल रेडिएशन या विजुअल लाइट बोलते हैं। इसके बाद पासन, तीसरी है पासन या पाश्चन बोल सकते हैं अपन, है ना, तो ये आपको अवरक्त क्षेत्र में मिलेगी। ब्रैकेट अवरक्त क्षेत्र में है, और फंड भी आपकी अवरक्त क्षेत्र में होती है। अवरक्त क्षेत्र का मतलब होता है IR यानी कि इंफ्रारेड। ठीक है। तो इस क्षेत्र में ये लाइनें होती हैं, इस चित्र के द्वारा यहाँ पे दिखाया भी गया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, आपकी लाइमन श्रेणी है जो कि आपकी पराबैंगनी क्षेत्र में होती है। इसके बाद जो आपकी बामर श्रेणी है ना, ये क्या होगी, आपकी दृश्य क्षेत्र में होती है। इसके बाद पासन, ब्रैकेट और फंड, ये तीनों जो श्रेणियां होती हैं वो आपकी अवरक्त क्षेत्र में होती हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तीनों की तीनों क्या होती हैं, अवरक्त क्षेत्र में होती हैं। बाकी ये जो श्रेणियां हैं, है ना, जब आप नीट की परीक्षा, नीट में मतलब करेंगे, है ना, तो वहाँ पे इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम सभी तत्वों के रेखा स्पेक्ट्रम की तुलना में सबसे सरल होता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो आपका रेखीय स्पेक्ट्रम वो सबसे सरल होता है अन्य तत्वों की तुलना में। भारी परमाणु का रेखा जो स्पेक्ट्रम है अधिक जटिल होता है, परंतु सभी रेखा स्पेक्ट्रमों के कुछ, है ना, लक्षण समान होते हैं, उनको अपन यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है, प्रत्येक तत्व का रेखा स्पेक्ट्रम विशेष प्रकार का होता है, और प्रत्येक तत्व के रेखा स्पेक्ट्रम में नियमितता होती है। यहाँ पे नील्स बोर के बारे में लिखा है, ये डेनिस के, है ना, भौतिक विज्ञानी थे नील्स बोर, है ना। सन 1911 में कोपेनहेगन, एक यूनिवर्सिटी का नाम है कोपेनहेगन, है ना, विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD की उपाधि, है ना, ग्रहण की थी। उसके बाद उन्होंने JJ टॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड, है ना, इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो JJ टॉमसन है और जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है के साथ इन्होंने एक वर्ष काम किया, और सन 1913 में वे कोपेनहेगन, है ना, लौटे, जहां वे जीवन पर्यंत रहे। यहाँ 1920 में इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, थियोरेटिकल, है ना, फिजिक्स के निदेशक भी बने जी। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद बोर ने परमाणु ऊर्जा के, है ना, शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए उत्साहपूर्वक काम किया। उन्हें सन 1957 में एटम्स फॉर पीस सम्मान प्राप्त हुआ, और सन 1922 में बोर को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार है
इनको क्या है, इनको जो नोबेल पुरस्कार है भौतिकी का, है ना, 1922 में प्राप्त हुआ था। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट मॉडल है। ठीक है, तो अब इसको अपन पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। तो जो आपके नील्स बोर थे, इन्होंने केवल हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, यानी कि इनका जो मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही था। ठीक है ना, मतलब ये मोनो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए था। यदि बहुत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ये मान्य नहीं था, उस पर ये काम नहीं करता था। तो जो हाइड्रोजन परमाणु की संरचना है और इसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या, है ना, नील्स बोर ने सन 1913 में की थी। उन्होंने प्लांक के ऊर्जा के क्वांटीकरण की अवधारणा का उपयोग किया। यद्यपि बोर सिद्धांत आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी नहीं था, तथापि परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रम में कई बातों को तर्कसंगत रूप से समझाने में इनका उपयोग किया जा सकता है। बोर का जो मॉडल है वो निम्नलिखित अभिगृहीतों पर आधारित है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकते हैं, यानी कि बीच में केंद्रक होता है, यह नाभिक बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, और इसके चारों इस तरीके से ये कक्षाएं होती हैं। ठीक है, और इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ऐसा बताया था। इन वृत्ताकार पथों को हम कक्षा या स्थायी अवस्था या अनुमत ऊर्जा स्तर बोलते हैं। और इनको अपन क्या बोलते हैं, या तो इनको अपन कक्षा बोल सकते हैं, ठीक है, या इनको सेल बोल सकते हैं अपन, सेल। ठीक है, और नहीं तो फिर इनको क्या बोल सकते हैं अपन, ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है ना, जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के चारों ओर ये कक्षाएं क्या है, व्यवस्थित होती हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती, है ना। जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, जब वो चक्कर लगाते हैं तो समय के साथ उनकी ऊर्जा में ह्रास नहीं होता है। तथापि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी स्तर से उच्च स्थायी स्तर तक तब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा। मान के चलिए यहाँ पे एक केंद्रक है। ठीक है ना, ये क्या है, ये केंद्रक है और इसमें ये कक्षाएं हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, तो जब ये उच्च कक्षा में जाएगा, ठीक है ना, तो इसको क्या है, अपन को बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको क्या है, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी जब इसको निम्न कक्षक से उच्च कक्षक में लाना पड़ता है। ठीक है ना, और जब इस ऊर्जा को अपन ख़त्म कर देते, ऊर्जा देना बंद कर देते हैं, तो फिर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन है पुनः अपनी पूर्व कक्षा में चला जाता है। और जब ये पूर्व कक्षा में जाता है तो फिर क्या है, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है ना, पहले जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा को क्या है, ये ग्रहण करता है, यानी कि अवशोषित करता है। और जैसे ही जब ये अपनी पूर्व कक्षा में फिर से आता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उत्सर्जन करने, बहुत ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगता है। ठीक है ना, तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। ठीक है ना, तथापि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी स्तर से ऊर्जा स्तर में जाएगा तब है आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा, है ना। अथवा इलेक्ट्रॉन के स्थायी ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर में आने पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, है ना। मैंने जो बताया वही लिखा है इसमें। और ऊर्जा, है ना, जो परिवर्तन है वो सतत तरीके से नहीं होता है। इसके बाद लिखा है डेल्टा ई के अंतर वाली दो स्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को, है ना, निम्नलिखित सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं अपन। V बराबर डेल्टा ई अपॉन एच बराबर में डेल्टा ई का मतलब है E2 और माइनस में E1 इसका अंतर, और बटे में एच मतलब प्लांक कांस्टेंट। E1 और E2 ये क्या है, निम्न और उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं या अवस्थाएं होती हैं। और इस समीकरण को बोर का आवृत्ति का नियम कहते हैं। ठीक है, इस समीकरण को क्या बोलते हैं अपन, बोर का आवृत्ति का नियम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है। दी हुई स्थायी अवस्था में इसे निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है।
MEBR बराबर NH बटे में 2 पाई, और N का मान 1 2 3 है ना, और आगे भी हो सकता है। Me क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये, ठीक है। Me क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। V क्या है, वेग है। R क्या है, उस कक्षा की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। अतः एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान, ठीक है, कोणीय संवेग है ना, ओमेगा, इसका जो मान है वो होता है h/2 पाई। इस मान को ध्यान रखना है आपको, कोणीय संवेग का मान होता है h/2 पाई का पूर्णांक गुणक होगा। इसका अर्थ है कि कोणीय संवेग क्वांटित होता है जब इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग के किसी एक क्वांटित मान को छोड़कर दूसरा मान प्राप्त करता है तो विकिरण का क्या अवशोषण अथवा उत्सर्जन करता है। यहाँ पे कोणीय संवेग दिया गया। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग जिस प्रकार द्रव्यमान और रैखिक वेग है ना का गुणनफल रैखिक संवेग होता है, उसी प्रकार कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण I और कोणीय वेग ओमेगा का गुणनफल होता है। ठीक है, जो आपका रेखीय संवेग होता है वो आपका P बराबर mv होता है। ये क्या होता है, ये आपका संवेग है जिसको अपन मोमेंटम बोलते हैं। P बराबर mv होता है। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग, ठीक है ना। तो ये आपका रेखीय मोमेंटम है, यानी कि रैखिक रैखिक संवेग होता है, या जिसको अपन मोमेंटम बोलते हैं। इसी प्रकार कोणीय संवेग होता है आपका, ठीक है, कोणीय संवेग। तो ये क्या का गुणनफल ये होता है आपका कोणीय संवेग। कोणीय संवेग P बराबर होता है I इंटू ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको ओमेगा बोलते हैं अपन, ओमेगा, ठीक है। क्या नाम है इसका, ओमेगा है, तो I इंटू ओमेगा होता है इसका। Me द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की घूम रहा है, कोणीय संवेग बराबर I इंटू ओमेगा, क्योंकि I MER² और ओमेगा क्या है, B/r², जहाँ B रैखिक वेग है, अतः कोणीय संवेग आपका ये हो जाता है। बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसके कुछ और पॉइंट हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी अवस्थाओं को n 1 2 3 के द्वारा व्यक्त करते, इन पूर्णांकों को मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। इसके बाद है स्थायी अवस्थाओं की त्रिज्याओं को निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित कर सकती है। त्रिज्या का मान दिया गया है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है ना, ई अल्फा का क्या अर्थ है, ये अर्थ दिया गया है। आप लोग पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लेना। इसके बाद इसमें अगला ये पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण गुण स्थायी अवस्था की ऊर्जा है ना। इसे निम्नलिखित सूत्र के द्वारा अपन है ना समझ सकते हैं इसको। इसके बाद अगला, हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के समान उन आयनों जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है पर भी बोर का सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। यानी जो आपका बोर का सिद्धांत है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है। मतलब ऐसे परमाणु जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि H हाइड्रोजन हो गया आपका, He+ हो गया आपका यानी कि हीलियम, इसी प्रकार लिथियम 2+ और बेरिलियम 3+, इनके लिए हाइड्रोजन परमाणु इनका बोर का मॉडल है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, मान के चलिए है ना, से संबंधित स्थानीय अवस्थाओं के लिए ऊर्जा समीकरण है ना दिया जा सकते हैं। ऊर्जा समीकरण की यदि अपन को ऊर्जा निकालना है, ठीक है ना, इनकी, तो ये अपन इस सूत्र के द्वारा इसको निकाल सकते हैं। जेड क्या है, यहाँ पे परमाणु संख्या है, ये पीएम में, यहाँ पे ये जूल में मान है, यहाँ में पीएम में मान है इसका। जेड क्या है, परमाणु संख्या। हीलियम और लिथियम परमाणु के लिए इसका मान 2 और 3 है। उपरोक्त समीकरण से यह विदित है कि जेड के बढ़ने के साथ ऊर्जा का मान है ना अधिक ऋणात्मक हो जाता है और त्रिज्या कम हो जाती है। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा होता है।
सी में अगला पॉइंट है, इन कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेगों की गणना है ना करना भी संभव है। यद्यपि इसके लिए एक सटीक समीकरण यहाँ नहीं दिया गया। गुणात्मक रूप से नाभिक पर धनावेश के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है और मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ ये घटता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने हाइड्रोजन का जो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो अपन ने पढ़ा है। अब इसके बाद इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसकी जो कमियां हैं उनको भी अपन देखेंगे बोर परमाणु के मॉडल की, है ना। तो इसकी जो कमियां हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, उसको अपन पढ़ेंगे। तो बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, इसमें कोई संदेह नहीं कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल से बेहतर था। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल है यानी कि जो नील्स बोर का मॉडल है वो रदरफोर्ड के मॉडल से काफ़ी बेहतर था। हाइड्रोजन परमाणु तथा इसके जैसे अन्य आयनों, है ना, ये जो मॉडल है रदरफोर्ड का, जो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है ना, तो इसमें क्या है काफ़ी सारी विशेषताएं थी। इससे क्या हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु जैसे जो आयन होते हैं जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको समझाने में ये सफल रहा। ठीक है ना, और ये क्या है रेखा स्पेक्ट्रम में स्थायित्व की व्याख्या कर सकता था, लेकिन बोर का मॉडल निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या नहीं कर सका। इसमें इसमें पहला पॉइंट है परिष्कृत स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना, है ना, डबलेट अर्थात पास पास स्थित दो रेखाएं की व्याख्या करने में विफल रहा। ठीक है ना, इसकी क्या ये व्याख्या नहीं कर पाया। यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ था। मतलब दुनिया में 118 तत्व हैं। ठीक है ना, 118 तत्व हैं और इनमें क्या है 118 तत्व मतलब लास्ट वाला जो आपका है ना जो परमाणु हो गया जो अणु होगा उसमें 118 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, जैसे कि मान चलो ऑक्सीजन है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है आपके, है ना। हीलियम है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो इनका मॉडल था नील्स बोर का, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए मान्य था, यानी कि यदि परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए मान्य है। ठीक है ना, तो केवल इस वाले मॉडल से या इस रदरफोर्ड जो नील्स बोर का मॉडल है इससे काम नहीं चलने वाला था। ठीक है ना, क्योंकि संसार में और भी ऐसे है ना अनेक एटम हैं जिनके पास है ना एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो उनको समझाने के लिए क्या है ये जो आपका मॉडल है ये पर्याप्त नहीं था। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या है अन्य मॉडलों की आवश्यकता हुई। इसके अलावा ये जो परमाणु है जो हीलियम परमाणु होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, बोर के सिद्धांत है ना चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन यानी कि जीवन प्रभाव को ये नहीं दर्शा सकता, है ना, जीवन प्रभाव को ये नहीं दिखा सकता। इसके अलावा जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन है, ठीक है ना, विपाटन मतलब स्प्लिटिंग, है ना, जिसको अपन स्टार्क प्रभाव कहते हैं, को भी ये समझाने में सफल नहीं हुआ। अंत में यह परमाणुओं के रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनने की योग्यता की व्याख्या भी नहीं कर सका, यानी कि जो परमाणु है ना वो आपस में बंध बना के, है ना, जो परमाणु है वो अणु कैसे बनाते हैं तो इसके बारे में भी ये नहीं बता पाया। उपरोक्त सारी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता हुई जो जटिल परमाणु की संरचना के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कर सके। जटिल परमाणु मतलब जिनमें है ना एक मतलब 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको समझाने के लिए अपन को एक अन्य मॉडल की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है ना, तो समय के साथ इसमें फिर है ना परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना, बोर की जो मॉडल की जो कमियां थी उनको ध्यान में रखते हुए परमाणुओं के लिए अधिक उपयुक्त और साधारण मॉडल के विकास के प्रयास किए गए। इस प्रकार के मॉडल के निर्माण में जिन 2 महत्वपूर्ण तत्वों का योगदान था वो थे पदार्थ का द्वैत व्यवहार, जो आपका मैटर होता है जो पदार्थ होता है तो इसमें भी क्या दोहरी प्रकृति होती है, मतलब ये तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और कण की भांति भी व्यवहार करता है। और दूसरा इसमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो आज की क्लास में अपन है ना जो द्रव्य का जो द्वैत व्यवहार है या दोहरी प्रकृति है उसके बारे में अपन जानेंगे, और जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जो पदार्थ का जो द्वैत व्यवहार है ना फ्रांसीसी भौतिक डी ब्रोगली
ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डी ब्रोगली। एक साइंटिस्ट का नाम है ये डी ब्रोगली, ने सन 1924 में प्रतिपादित किया। विकिरण की तरह जो पदार्थ है आपका वो भी क्या है, दोहरा व्यवहार यानी कि द्वैत व्यवहार दर्शाता है। अर्थात जो पदार्थ है उसमें कण और तरंग दोनों प्रकार के गुण है ना होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पदार्थ है आप, ठीक है ना, ये क्या है, द्रव्य जो आपके होते हैं पदार्थ होता है, वो कण और तरंग दोनों की तरह है ना व्यवहार करता है। इसका अर्थ है कि जिस तरह फोटोन का, जिस तरह क्या है फोटोन का संवेग एवं तरंग दैर्ध्य होती है ना, जिस प्रकार जो आपके फोटोन है ना, उनके भी क्या होती हैं, संवेग होता है और तरंग दैर्ध्य होता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का भी संवेग और तरंग दैर्ध्य होना चाहिए। ब्रोगली ने इस तर्क के आधार पर किसी पदार्थ के कण के लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा और संवेग p के बीच एक संबंध बताया, जिसको अपन बोलते हैं डी ब्रोगली समीकरण। इसको अपन डी ब्रोगली समीकरण बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया डी ब्रोगली समीकरण, लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है, ये डी ब्रोगली समीकरण होता है। जिसमें जो m क्या होता है, ये कण का द्रव्यमान, और v क्या होता है उसका वेग है, और p क्या है इसका संवेग है। डी ब्रोगली ने इन विचारों की पुष्टि प्रयोगों द्वारा तय हुई। इनकी पुष्टि क्या, प्रयोगों द्वारा जब यह देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के पुंज का विवर्तन होता है जो तरंगों का लक्षण है। इस सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना की गई। ठीक है ना, इसी सिद्धांत को आधार मानकर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की है ना रचना की गई, जो इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे व्यवहार पर उसी प्रकार आधारित है जिस प्रकार आधार सूक्ष्मदर्शी की रचना प्रकाश को है ना तरंग प्रकृति पर आधारित है। आधुनिक विज्ञान शोधकर्ताओं में है ना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है ये बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कि क्या है, छोटे से छोटे पार्टिकल को क्या है बहुत बड़ा रूप में दिखा सकता है। आजकल किताबों में आप जो है ना, जो आपके जीव विज्ञान बायोलॉजी होती है ना, उसमें छोटी छोटी संरचनाओं के बड़े बड़े चित्र दिखाए गए हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही दिखाए गए हैं। क्योंकि इससे क्या है कि अति सूक्ष्म वस्तु को 150 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। कहने का मतलब ये पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है आपको बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसी पॉइंट को क्या है 150 लाख गुना बड़ा करके इसको देख सकते हैं अपन, है ना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डी ब्रोगली है के अनुसार प्रत्येक गतिशील वस्तु के तरंग के लक्षण होते हैं। साधारण वस्तुओं को अधिक द्रव्यमान होने के कारण उनमें संबंधित तरंगदैर्घ्य इतनी कम होती है कि उनके तरंग जैसे गुणों का पता नहीं चल पाता। इन इलेक्ट्रॉनों और अन्य अपरमाणु कणों जिनका द्रव्यमान बहुत कम होता है से संबंधित तरंगदैर्ध्यों को प्रयोगों द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है ना, तो ये डी ब्रोगली समीकरण है ना, या जो डी ब्रोगली सिद्धांत है, इसके आधार पर क्या है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की संरचना हुई। अब अपन थोड़ा डी ब्रोगली के बारे में पढ़ लेते हैं। ये डी ब्रोगली है ना, ये फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी है। ये पूरा नाम है लुई डी ब्रोगली। सन 1910 के शुरू में है ना स्नातक स्तर पर इतिहास पढ़ा इन्होंने, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रेडियो प्रसारण के लिए उनकी नियुक्ति हुई। उसके बाद विज्ञान का के प्रति उनकी रुचि जागृत हो गई। सन 1924 में उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय से डीएससी की उपाधि प्राप्त की, और सन 1932 में है ना अपनी अवकाश प्राप्ति से सन 1962 तक भी पेरिस विश्वविद्यालय के आचार्य रहे, और सन 1929 में उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान कर उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो डी ब्रोगली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। और इसके अलावा ये इनका डी ब्रोगली समीकरण है जो अधिकांश परीक्षाओं में आता है, डी ब्रोगली समीकरण। और इसके बाद है फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इसको अपन अगली क्लास में कवर करेंगे। वो आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपको नहीं आई हैं
तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको है ना समझ में नहीं आई है या मान चलो समझना है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना है ना कमेंट के रूप में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।